पहले ये ज्वाइंटली मिलकर है जो कि इनके द्वारा बनाया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोप की एजेंसी है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जीपीएस को बोलते हैं गैलीलियो। रॉस्कोमॉस, रॉस्कोमॉस, ROS, रॉस्कोमॉस। जापान की है जक्सा, इंडिया कनाडा की CSA और USA की नासा। गैलीलियो जैसे हमारे हर देशों ने अपना अपना बना रखा है, जैसे चाइना ने बना रखा है खुद का ही GPS, उसका नाम है बिद्यू। वैसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना खुद का बना रखा है गैलीलियो, और हमने हमारा जो बनाया था उसका नाम है गगन, नाविक भी कहते हैं उसको। हमने 7 सैटेलाइट भेजी है। अब वो क्या करेगा, GPS से और डाटा लेगा और आपको बिल्कुल गांव की जो पहले गलियां गलियां नहीं होती क्या, वो एकदम क्लियर देगा। अभी क्या होता है कि फेल हो जाता है कई बार GPS गाँव जाते ही, तो जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे रोड दिखा देगा, जहाँ नहीं है वहाँ दिखाएगा नहीं, घुमा के लेके आएगा इधर से उधर से, रास्ता सामने सामने दिख रहा है। तो ऐसे ही, और क्या होता है अपने को तो दिक्कत नहीं है, चल अपने तो मैनेज हो जाता है, लेकिन क्या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है ना, तो सर्दियों के अंदर कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लाइट डिले होती है, कोहरे की वजह से बहुत कैंसिल होती है, उनके लिए स्पेशली बनाया गया है उसको, गगन को, है ना, नाविक को। तो नाविक में 7 सैटेलाइट हमने भेजी है ऊपर, और वो GPS से डाटा और एक्सट्रैक्ट करके हमें अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया ISS। हाँ, अभी एक काफ़ी सारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर पेमेंट होना बंद हो गए थे, ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर। तो गूगल ने बोला कि अगर गूगल बोला कि एंड्रॉयड, अगर गूगल प्ले स्टोर से अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो और कोई पेमेंट करते हो, जैसे मान लो आपने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा, तो जो भी आप पे करोगे उसका 30% गूगल को जाएगा। तो गूगल ने सारी एप्लीकेशन जितनी भी है ना देश की, सबके ऊपर 30% टैक्स ठोक दिया। सारी कंपनियां कोर्ट में पहुंच गई, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। तो अगर ये पूछेंगे कि गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम क्या है, तो कुछ नहीं है कि गूगल अपने प्ले स्टोर से अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो और पे कर रहे हो, तो गूगल बोलता है कि अगर आप मेरे वजह से पे कर रहे हो, तो उस कंपनी के पास जो पैसा जा रहा है उसमें मेरा भी अधिकार है। जैसे एप्पल पे भी ये होता है, अगर आप एप्पल पे ऐप डाउनलोड करते हो और मान लो अगर आपने क्लास 24 का कोई 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज खरीदी, तो 1000 रुपये में से 18% तो GST, उसके बाद 2 रुपये रिजर्व पे, रिजर्व पे नहीं लगेगा उसमें, फिर एप्पल अपना पेमेंट गेटवे देता है, तो एप्पल खुद अपने 10 से 15% लेता है। तो दो तरीके होते हैं, कई लोग एप्पल के प्ले स्टोर पे जब आप कोर्स खरीदते हो तो महंगा कर देते हैं ताकि वो बराबर आ जाए, या फिर उसमें से आपको पे करना पड़ेगा एप्पल को। तो एप्पल भी ये चार्ज लेता है, तो गूगल को लगा जब एप्पल लेता है तो मैं क्यों नहीं लूँ, मेरे प्ले स्टोर से तो पूरे देश ही काम में ले रहा है। अब कोको FM से लेकर फ्लिपकार्ट, मतलब हर एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो उसने 30% टैक्स है जो कि इसमें ठोक दिया। सारे के सारे स्टार्टअप वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बोला ये तो बस की बात नहीं है, इतना नहीं दे सकता कोई भी। तो ये अभी मामला है जो कि काफ़ी इंडिया में बवाल में रहा है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए है क्या। ठीक है, नूर नाम की जो सेटेलाइट है ये ईरान की है, नूर 3 मिलिट्री सेटेलाइट है, ईरान के द्वारा को भेजा गया है। मिलिट्री सेटेलाइट का मतलब ये है कि स्पाई करने में भी काम आएगी, है ना, मिलिट्री के भी काम आएगी। जैसे हमारे कौन सी राइसेट करके ये सेटेलाइट भेज सके हमने, राइसेट। तो कारगिल वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोग है ना पता नहीं कर पाए थे कि जो टेररिस्ट है ना वो लेह लद्दाख कारगिल वाले ऊपर वाले एरिया पे थे, तो हम उनकी पोजीशन पता नहीं कर पा रहे थे। तो हमने अमेरिका को बोला था कि भाई GPS की मदद दे दो, अमेरिका ने मना कर दिया। तो उस टाइम पे फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि हमें खुद का ही हमारा सेटेलाइट सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग देख सके देश की बॉर्डर के आसपास भी कि कौन कहाँ पर है। तो हमने राइसेट नाम की लॉन्च करी, उसी तरीके से इन्होंने भी दूर 3 है जो कि लॉन्च करी है राइसेट। अब हम लोग है ना हमारी बॉर्डर के कम से कम 500 किलोमीटर और देख सकते हैं। तो जो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी वो उसी की मदद से हुई थी, क्योंकि हमें पहले से ही POK में उनकी पोजीशन मालूम थी, वो कौन कहाँ पे बम गिराना है, कौन कहाँ पर है। अगर वो पता ही नहीं होता तो फिर कैसे गिराते बम, और कहाँ गिराते। देखिए खाली मैदान पे गिर रहे हैं बम जबरदस्ती। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 100% ODF प्लस कवरेज वाला राज्य है जो कि बच चुका है। ODF प्लस का मतलब इंडिया का तो ऐसा क्या सरकार बोलती है कि 75% है इंडिया का। ODF का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच नहीं करना। ये तो था ODF। फिर सरकार ने लेके आई कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ही ODF प्लस। प्लस का मतलब ये था कि आपके खुले में शौच तो बंद होना ही चाहिए, लेकिन गांव के अंदर जो टॉयलेट है, जो भी वॉशरूम्स है, वो सब भी बने होने चाहिए और नीट एंड क्लीन होने चाहिए। सीवेज सिस्टम ठीक होना चाहिए कुल मिला के।
तो ये ODF प्लस इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ये 2019 के अंदर ही ग्रामीण में एरिया में लॉन्च किया गया था। है? अरे वो तो है, लेकिन सरकारी आंकड़ा है तो, सरकारी आंकड़ा है तो ठीक है। ठीक है, सरकारी सरकारी आंकड़ा है, पेपर में यही पूछा जाता है, प्रैक्टिकल बात नहीं पूछी जाती पेपर में। ठीक है। नया एक है, सरकारें बनाती है, सरकारें सरकारें बनाती है सरकार तो। 2014 में लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, अब 10 साल बाद में अगर आप, वो तो है लेकिन अब ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या वो करें उन पे। ठीक है, डीएक्सएन एक नया कोड है जो कि अभी हमें मिला है, एयरपोर्ट को मिला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, उनके द्वारा, IATA है, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन है, के द्वारा हर एयरपोर्ट को एक कोड दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे नोएडा के अंदर एक नया एयरपोर्ट बना है, मालूम है ना, जवाहर नाम का। तो ये जो कोड है ना, ये नोएडा वाले एयरपोर्ट को मिला है, DXN। डी का मतलब दिल्ली है और एन का मतलब नोएडा है, इस तरीके से। तो इस बार ये यूनिक कोड है, वरना क्या जयपुर का जैसे एयरपोर्ट का है, जयपुर का JOI तरीके से लिखा हुआ है, गोवा का JOI है, नोएडा का जयवार। हाँ, जगह है तो उसका नाम पे। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बात करें तो भारत की जो हमारी रैंकिंग है वो 40th नंबर के ऊपर है। ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, WIPO, उसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा। तो हमारी जो रैंकिंग है वो इनोवेशन के अंदर 40वें नंबर के ऊपर है, हम इसमें इंप्रूव कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले इसमें हम 81 के आसपास थे, अभी हम 40 के आसपास है। नंबर 1 के ऊपर है स्विट्जरलैंड, वो भी लिख लो, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड। 24 की अभी आई नहीं है, सितंबर की है ना, अब आएगी अब इसमें, लेकिन आपका एग्जाम जब तक हो चुका होगा तो आपसे 23 वाला ही पूछेंगे, इसलिए मैंने अगस्त से स्टार्ट किया है करंट अफेयर। जो ऐसा डाटा है ना जो मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है, वो मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको। जो 23 और 24 में आ चुका है, दोनों में आ गया, तो अब 24 वाला ही करेंगे वो अपन। ठीक है। 40th रैंक है इंडिया की, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड इनोवेशन के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, जेनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है। हाँ, जेनेवा में। ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम स्पेस में बिताने का रिकॉर्ड बनाया भी फ्रैंक रूबियो ने, ये नासा के एस्ट्रोनॉट है। ये 371 डे, ऑलमोस्ट, मतलब 1 साल, तो 1 साल है जो कि ये बिता के वहां पे आए हैं। अभी तो वो तो फंसी हुई है, वो तो जानबूझ के नहीं रुकी हुई, तो जिस दिन, अभी एक और 2 लोग आए हैं, अभी एक एक या 2 और हैं। उनका टाइम देखेंगे कितना है, अभी तो एक बार इसको लिखो, कितना है उनका टाइम देखेंगे फिर बाद में, जब अपन उस महीने में पहुंचेंगे। रूबियो, ठीक है, फ्रैंक रूबियो। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ODF का, हाँ ये भी देख लो, ODF का कौन कौन सा पैरामीटर, जैसे ODF है तो कोई भी खुले में शौच ना करे, उसको हम लोग ODF कहते हैं। ODF प्लस का मतलब है कि आपके कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है। इसके बाद और आ गया ODF प्लस प्लस भी आ गया। ठीक है, तो प्लस प्लस के अंदर ये बोलते हैं कि आपका जो गांव के अंदर और शहरों में सब जगह पे सेप्टिक मैनेजमेंट टैंक होना चाहिए, यानी कि सब जगह पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होके, इकट्ठा होके, उसका पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये है। और वाटर प्लस में तो खैर कुछ खास ऐसा नहीं। ये 3 है, ODF प्लस, ODF प्लस प्लस। ये आपके मेजरली वैसे खैर जो PCS एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके CGL में आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि तीनों के लेवल क्या क्या है ना। चलो आगे, इंडिया एजिंग रिपोर्ट। के वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट के अंदर 10% है, भारत में 60+। ठीक है, 2050 तक ये 20% हो जाए।
ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया, इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023, इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, यूएनपीएफ, और ये इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क ही है, हाँ न्यूयॉर्क के अंदर ही है, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कितने तारीख को आता है? टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म डे, देखो क्या है, लास्ट ईयर जो है वो एक अवार्ड मिला हमारे यहाँ पे मेघालय के गांव को, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट टूरिज्म विलेज इंडेक्स, मतलब ये वर्ल्ड बेस्ट विलेज 2023, वर्ल्ड का है बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023, ये मेघालय का गांव है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे जो आता है वो आता है 27 सितंबर को, 27 वर्ल्ड टूरिज्म डे। ये इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई जब मोदी जी इजराइल गए थे, बैटल ऑफ हाइफा, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुई थी, भारतीय सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेशन किया था उसमें, इसकी वजह से काफ़ी फेमस है। हमने जो सपोर्ट किया था वो तो ब्रिटिशर्स की तरफ से हम लोग लड़े थे, तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 जब लड़ी थी, तो इसराइल वाला जो एरिया है हाइफा, वहाँ पे बैटल ऑफ हाइफा होती, तो हमारे जोधपुर के भी कुछ एक दो, हाँ हाँ हाँ, तो जोधपुर से थे, तो वो आएगा आरएस के अंदर आएगा वाला क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, हाइफा युद्ध किसके बीच में, मतलब कौन से जगह की डिस्कशन है, इंडिया और इसराइल का डिस्कशन है, इंडिया और इसराइल, है ना, कंट्री ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपको मालूम होगा कि इंडिया और कनाडा के भी रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे बीच में, अभी किसान आंदोलन के टाइम पे, और फिर वो एक दो लोगों को मार दिया था कनाडा में, जो हमारे यहाँ पे टेररिस्ट है, वहाँ पे कनाडा के अंदर घूमते थे बढ़िया, तो एक दो लोगों को उड़ा दिया था, तो उसके बाद में रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो उस टाइम पे ये हो गया था कि एक को तो बचा लिया था अमेरिका के अंदर, अमेरिका में था कनाडा में था, एक बंदा जो बचा हुआ है अभी भी, जो काफ़ी बोलता रहता है बाहर से, पन्नू, तो पन्नू तो बच गया, बाकी 2-3 लोग चले गए। तो ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहले से जब इन्होंने पता किया कि कौन इसके पीछे है, तो रॉ का नाम है जो कि इसके अंदर सीधे सीधे आया था। अब ये पूछा गया कि भाई किसने बताया आपको, कि ये कौन सी एजेंसी है जिसने बताया कि इसके पीछे रॉ का हाथ है, तो फिर बाद में पता लगा कि ये क्या है, ये 5 आइज अलायंस है, ये एक कोलिजन ग्रुप है 5 देशों का, जो आपस में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करते हैं। कौन कौन से 5 देश है ये, इसके अंदर है यूएस के, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बिग 5, इनको 5 आइज अलायंस है जो कि कहते हैं, ठीक है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस कहाँ पे, दिल्ली में चलाई गई, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव करवाया गया एमपी के अंदर, दौर में करवाया गया था 2023 का स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, पहली फ्यूल सेल बस दिल्ली में, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव दौर के अंदर। ये हमें सबसे ज्यादा एजिंग की प्रॉब्लम कहाँ पर है, कौन से देश में है? जापान में, जापान, चाइना, कोरिया। ये क्वेश्चन आया था अभी शायद कुछ लास्ट सीजीएल में आया था, एक देश पूछा था 4 ऑप्शन में से जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एज की, तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग जो है वो आज के टाइम पे जापान और चाइना में ही है। जापान के अंदर तो फर्टिलिटी रेट ही 1.3 पहुंच गई है, ये है। हमारे यहाँ पे कितनी है फर्टिलिटी रेट? 10% का मतलब हो गया एक मदर के 10 बच्चे हैं, फर्टिलिटी रेट, टीएफआर कहते हैं इसको, टोटल फर्टिलिटी रेट। हाँ, तो हमारे यहाँ पे 2 हो गई है, 2। हमारे यहाँ पे टीएफआर जो है आज के टाइम पे वो 2 है, परसेंटेज में नहीं होती है, वैसे नॉर्मली होती है, इसका मतलब है
ऑन एन एवरेज एक मदर के 2 बच्चे हैं। अगर पॉपुलेशन रिप्लेस करनी है, जितनी पॉपुलेशन है उसी को ही मेंटेन रखना है, तो रिप्लेसमेंट के लिए आपको 2.1 चाहिए। यानी कि हम एक बार बढ़ेंगे फिर वापस घटेंगे, तो 2100 आते आते वापस 100 करोड़ हो जाएंगे। 70-80 साल बाद में वापस पॉपुलेशन नीचे जाना चालू हो जाएगी। ये है, ठीक है। ये लिख लेना, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 इंडिया की, या जापान की 1.3 है, और रिप्लेसमेंट रेट वो है 2.1 रिप्लेसमेंट रेट। सेक्स रेशियो भी चेंज हो चुका है ना, 1000 लड़कों पे लड़कियों पे 1000 लड़के हैं, 1020 लड़कियों पे 1020 लड़कियों पे 1000 लड़के हैं, ज्यादा हो गए। हाँ, कर लो देख लो। कंपटीशन कम हो गया है। क्रोमोसोम बहुत कम हो चुका है। तो मेरे आज के टाइम पे, जैसे मेरे भी डॉटर है, और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से 80% के डॉटर है। तो अच्छा है, ठीक है। एक एक ही सवाल लेना, वही बात है। 2022 एशियन गेम्स। तो रोइंग के देखो, एशियन गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है ना। एशियन गेम्स में हम लोग 5वें पोजीशन के ऊपर थे। ओवरऑल हमारी पोजीशन जो थी वो 5वें नंबर पे थी। कहाँ पे हुआ था? हाँ, चाइना के अंदर हुआ था 2022 का। अगला कहाँ पे होगा? 2026 में होगा। ये कहाँ पे होगा? जापान में होगा, ठीक है। जापान के बाद है 2030 में है ये दोहा, के बाद नहीं, रियाद। रियाद, हाँ। हाँ, पहले से बना के रखना पड़ता है, पहले से बना के रखना पड़ता है। मतलब आपको 2 या 3 इवेंट आपको पहले से डिसाइड करके रखने पड़ते हैं। चेंज हो जाएगा, अगर होने लायक कंडीशन होगी तो होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। तो उस टाइम अब क्या है, दूसरा कंट्री हाँ बोलना चाहिए। अब जैसे मान लो 2026 में होगा अगला, जापान में होगा। अब 25 में जापान बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पे समस्या हो गई, अर्थक्वेक आ गया, ये आ गया। अब 25 में कौन सा देश खड़ा होगा जो बोलेगा कि भाई मैं करवा रहा हूँ? वो वही बोल सकता है जिसका बहुत पैसा है या सिस्टम है, पहले से स्टेडियम बने हुए हैं। भाई हम बोलेंगे तो हमारे पास तो अभी इंफ्रा ही नहीं है, तो हम तो कैसे बोले, ठीक है। तो अब ऐसे केस में फिर क्या होता है, जैसे UK है, US है, फ्रांस है, जहाँ पे बना हुआ है इंफ्रा पहले से, वो कंट्री ही आगे आ पाते हैं। दूसरा, ये कंट्री एशिया के मेंबर नहीं है क्योंकि ये तो एशियन गेम्स है। तो फिर बचता क्या है? ऑस्ट्रेलिया बचेगा कुल मिला के। बोला है लेकिन मुश्किल है, लगता तो नहीं है कि हो पाएगा। अरे कहाँ, 700 करोड़ रुपए का बजट दिया है इंफ्रा, बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए ओलंपिक करवाने के लिए। हमारे पास बजट ही नहीं है तब। सीधा अंबानी करा सकती है, सही बात है, लेकिन वही है। पिछली बार पहले भी बात हुई थी, लेकिन ओलंपिक का जो एसोसिएशन का जो हेड है ना, थॉमस, उसने बेइज्जती कर दी थी बड़ी। उसने कहा था पहले मेडल बढ़ा लो अपने। ऐसे बोल के वो निकल लिया। उसने किसी रिपोर्टर ने पूछा, तो बोला कि हम उस कंट्री में करवाते हैं जहाँ पे जिनका ओलंपिक में थोड़ा होल्ड है। USA के ही है। ग्रोइंग चाइना है सबसे खतरनाक, ठीक है। तो एशियन एशियन गेम्स के अंदर 5वें नंबर पे थे हम 2022 के अंदर जो हुआ। रोविंग के अंदर हमने मेडल जीता था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसमें अरविंद और अर्जुन, ये 2 लोग हैं जो कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से खेल से संबंधित है, अर्जुन और अरविंद। तो रोइंग अगर ऑप्शन में है तो लगाना, क्योंकि काफी हाईलाइट में हुए थे, काफी न्यूज में आए थे। 2 लोग और भी थे, लेकिन ये 2 लोग ज्यादा न्यूज में आए थे। आएगा इसमें से, बिल्कुल आएगा। जितने भी आपके स्पोर्ट्स के इवेंट हैं आपके, अरे वो एक साथ करेंगे सारे के सारे। ओलंपिक हो गया, क्रिकेट के वर्ल्ड कप हो गया है क्या?
नाव चलाते हैं ना, रोइंग, वो वाला है ये। ठीक है, तो अपन क्या करें, अपन क्या है, जो अपने विबल्डन है, विबल्डन का जो चारों ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम वाला हो गया, क्रिकेट के स्टेडियम जो वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, विंटर ओलंपिक हो गया, इन सब का अपन एक ही क्लास के अंदर पूरा एक ही बार में कर लें। ठीक है, सो दैट आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन तो है नहीं, एक बंदा गया था, उसको भी मैं जानता हूँ पर्सनली। श्रीनगर का है, स्कीइंग के अंदर। ठीक है, एक, हाँ नहीं, अरे कहाँ है, रहमान है उसका नाम वैसे। तो उसकी वहाँ पे वो भी है, रोइंग का वो ट्रेनिंग, वो स्कीइंग की ट्रेनिंग भी देता है वहाँ पे वो। मैंने 2-3 दिन करी थी, गया था तब स्कीइंग के लिए। ये है, तो एक ही बंदा पार्टिसिपेट किया आज तक विंटर ओलंपिक में। विंटर गेम्स हमारे यहाँ पे है ही नहीं। अब थोड़े थोड़े हमने करवाना चालू करें, जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल गेम्स होते हैं ना, जैसे विंटर गेम्स करवाना चालू किए। अभी ये हुए थे गुलमर्ग में, 2-3 बार से गुलमर्ग में ही हो रहे हैं। हाँ, और लद्दाख के लोग और वही लोग जीतते हैं वहाँ पे। ये है, अब अपने यहाँ तो कोई वो तो है नहीं, कोई स्नो स्नो तो कहाँ फ्रिज में निकाल के तो ना खेलेंगे। ये है, ठीक है। 108 फीट का शंकराचार्य स्टैचू बनाया गया, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश के अंदर। शंकराचार्य स्टैचू, शंकराचार्य आपको मालूम ही है, केरला के एक सेंट थे, 8वीं शताब्दी के, बहुत ही फेमस। शंकराचार्य एक टेम्पल भी है जो कि है श्रीनगर के अंदर, डल लेक के पास में पहाड़ है उसके ऊपर, शंकराचार्य टेम्पल। वहाँ से पूरा डल लेक, पूरा श्रीनगर दिखता है। ठीक है, काफी फेमस है। अद्वैत वेदांता का नाम आपने सुना होगा। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जिसमें भी जो कमियां थी, है ना, उसको बेहतर बनाने का एक तरीका शंकराचार्य जी ने बताया था, और पूरे देश को में ट्रैवल किया था पैदल पैदल। तो उस वजह से काफी लोग फॉलो करते हैं इसको। इस स्टैचू को नाम भी दिया गया था, जैसे हमारे यहाँ पे नाथ द्वारा है ना, नाथ द्वारा में भी शिव जी का है, उसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ बिलीव। स्टैचू ऑफ बिलीव, ये वाला जो है वो स्टैचू ऑफ वननेस है, एकता को लेकर, वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य जी हमेशा एकता के बारे में बात करते थे। ठीक है, इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल ये गोवा में करवाने की बात कर रही है सरकार। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, 75 ऐसे लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है, बीच के पास में इस तरीके से बड़े बड़े वो देखे होंगे ना, एक वो लाइट जल रही होती है ऊपर की साइड में, ऐसे बने हुए होते हैं किनारे समुद्र के, तो ये लाइट हाउस होते हैं। तो इसमें टूरिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका है जो कि सरकार ने निकाला है। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किसके बीच में है, सिम्बेक्स है सिंगापुर और इंडिया, सिम्बेक्स। ये भी अपन एक ही बार में देख लेंगे, वैसे सारे मिलिट्री एक्सरसाइज कौन किसके बीच में होती है। ये अलग है, ये दूसरी हुई है एक और, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ने, तीनों ने मिलकर है, जो कि पहली बार एक समुद्री अभ्यास किया है। और ये सिम्बेक्स जो है ये सिंगापुर के साथ में होती है। ठीक है, सिम्बेक्स या सिंगापुर। नेक्स्ट, स्वाति नायक। एक इंटरेस्टिंग अवार्ड होता है, नोबेल अवार्ड, ये आगे लगा रहता है, आईजी, आईजी नोबेल अवार्ड, सुना है नाम। आईजी नोबेल अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो बहुत ही अजीबोगरीब काम करते हैं किसी फील्ड में, और इनोवेशन भी कर लेते हैं। मतलब साइंस तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कि आदमी बोले अभी कर क्या रहा है यार, क्यों कर रहा है। तो ऐसे काम के लिए आईजी नोबेल अवार्ड है जो कि मिलता है, कई सारी फील्ड में अलग अलग लोगों को मिलता है, आईजी नोबेल है वो। अरे बहुत 4-5 लोगों को अलग अलग काम में मिला है, लेकिन उनके काम ऐसे ऐसे है जो आप बोलोगे कर ही क्यों रहा है। जैसे एक जियोलॉजी वाला बंदा है, तो वो रॉक जो होती है ना, चट्टान, उसको जीप से चाट के पता करता है कि कितना पुरानी है, इसमें कौन से मिनरल है, उसके ऊपर उसने रिसर्च करी है। वैसे एक आदमी है जो कि उसने इस भी चीज पे रिसर्च करी कि हमारे नॉस्ट्रियल हेयर हेयर जो है ना, वो लेफ्ट और राइट में बराबर होते हैं क्या। तो बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही अजीबोगरीब इन्वेंशन, बहुत ही अजीबोगरीब इन्वेंशन होते हैं। ठीक है, डॉक्टर स्वाति नायक के बारे में आ जाओ पहले। स्वाति नायक, इनको अभी बॉर्लॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना, नॉर्मल बॉर्लॉग।
आपको मालूम है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं बहुत लोग, तो उनका अवार्ड है। तो राइस के अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया, राइस इंस्टीट्यूट के अंदर ही ये साइंटिस्ट है इंडियन। सीट नहीं पूछेंगे, नाम पूछेंगे, स्वाति नायक। स्वाति नायक। और ये मिलता है 45 साल से कम उम्र के साइंटिस्ट। 40 है या 45? 40 से 45 है। 40, 40 से 45 लिखना। रेलवे बोर्ड ने अभी, आपको मालूम है कई लोग टूट रहे पड़ रहे रेल ट्रेनों की वजह से, है ना। तो सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव है, तो सरकार ने बोला कि ट्रेनों के एक्सीडेंट तो रोक नहीं सकते, एक काम करो, पीड़ितों का मुआवजा बढ़ा दो। कवच, कवच लगा है 1600 किलोमीटर पे, जब तक पूरी इंडियन रेलवे के ऊपर लगेगा ना, तब तक हम हमारी जिंदगी जी चुके होंगे। 2075 जिस स्पीड से कवच लग रहा है। रेलवे का बजट होता है, लेकिन वही है ना, रेलवे में 12 लाख कर्मचारी काम करते हैं ना, कर्मचारी। ऐसे इतने है नहीं तो। नहीं नहीं, अभी जो एग्जिस्टिंग है वो तो उनके तो सैलरी देनी पड़ेगी ना। रेलवे के पास में, रेलवे चलता है 100 रुपये कमाता है, 98-99 रुपये लगाता है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो। इस बार का भी इतना ही था। हैं? पूछेंगे अभी, पूछ के तो इन्होंने क्या बढ़ा दिया, 5 लाख रुपए तो दे दिया किसको, जो ऊपर जा रहा है। 5 लाख रुपए तो जिसको, जिसकी डेथ हो रही है, 2.5 लाख रुपए जिसके कोई सीरियस इंजरी हो रही है, और 50,000 रुपए जिसके कोई माइन्यूट इंजरी हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 लाख रुपए उसके भी है जो कि कई बार फाटक के बीच में आ जाते हैं, जबरदस्ती टेढ़े होकर मोटरसाइकिल निकाल रहे होते हैं, देखा होगा ना। कि जिंदगी में ऐसा लगता है कि बस यही वर्ल्ड। सुसाइड, अब ये सुसाइड ही है वैसे तो ये भी, लेकिन ये एक्सीडेंट है। रेलवे के वजह से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है रेलवे के, तो ये पैसा उनको दिया जाता है। कई बार लोग क्या होते हैं, जो अपने फाटक वाटक होते हैं ना, उसके आगे भी कई बार लोग चल देते हैं साथ में ही, उन सबको भी मिलता है। गलती उनकी है, देना नहीं चाहिए, बल्कि लेना और चाहिए। कर क्या रखा, चालान और लगाना चाहिए, लेकिन ठीक है, रेलवे थोड़ा सा इस चीज़ में वो है। थोड़ा सा दानी आदमी है, थोड़ा सा दानी है। हाँ, थोड़ा सा वो करता है इसमें। तो अभी क्या नहीं, इसका भी कारण पता है क्या है कि, है ना, कारण बताता हूँ। जो ये फाटक लगे हुए होते हैं ना, ये फाटक होने नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। फाटक फ्री होने चाहिए हमेशा, नीचे से अंडरग्राउंड से रास्ता होना चाहिए जाने आने के लिए। कभी भी ये फाटक वाला कल्चर होता नहीं है। वो तो हमारी गलती है जिसकी वजह से हम फाटक लगाते हैं, ट्रैफिक भी जाम करते हैं। और फिर कोई एक आदमी जिसको ऐसा लगता है कि बस प्रधानमंत्री से मिलने जाना है, वो नीचे से निकालेगा मोटरसाइकिल, घुसेगा इतने में कोई गाड़ी आ जाएगी। तो मेट्रो, मेट्रो चलती है ना है। हाँ, वो तो है। ठीक है, रवांडा, उस पर लिख लेना 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, समझ जाओगे ना। 50,000 रुपए रेलवे का। भरो ना, क्यों क्या दिक्कत है, भरो, पेपर तो दिया करो, पेपर देने में क्या है। सेम ही तो है, वो सेम ही तो है, नहीं रेलवे की अच्छी। ठीक है, रेलवे की जॉब अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। अब खैर धीरे धीरे वैसे भी सारी जॉब ही वो हो रही है प्राइवेटाइज। और अब वो वैसी वाली बात नहीं है जो पहले सोचते थे ना लोग, कि काम नहीं है फ्री बैठे हैं। अब बहुत कम डिपार्टमेंट बचे हैं जहाँ पे फ्री बैठने वाले, सरकार ने सब समेट दिए फ्री वाले। सबको काम पे लगा दिया। तो अच्छा डिपार्टमेंट है, ऐसी बात नहीं, अच्छी सुविधा है रेलवे, अच्छा डिपार्टमेंट। आगे बात करते हैं रवांडा, दुनिया में सबसे ज्यादा। रवांडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे महिला पार्लियामेंट्रियन है, 61%। 61% महिलाएं वहाँ पे पार्लियामेंट्रियन है। हमारे देश में कितनी है? 13-14%। पहले 14 पॉइंट समथिंग थी, अभी 13 पॉइंट समथिंग है। 74 हमारे यहाँ पे इस बार MP है जो कि महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब कुछ, 74 ही। तो 74 महिलाएं इस बार बनी है, पिछली बार से 4 कम है, बल्कि 2019 के अंदर 478 थी, इस बार 74 ही रह गई है।
तो परसेंटेज है ना, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रवांडा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे स्वीडन है। स्वीडन, स्वीडन में मेरे ख्याल से 45 से 48% के आसपास है, जो कि महिला पार्लियामेंट्रियन है। तो नंबर 1 पे रवांडा है और हमारा नंबर यहाँ पे बहुत ही पीछे है। ठीक है, कौन सा? नहीं, मैंने अपडेट कर दिया ना, मैंने अपडेट करके रिलेट करके डाल दिया। ठीक है, स्वीडन में 45 से 48 समथिंग परसेंटेज है, बिटवीन 45 टू 48 स्वीडन सेकंड नंबर पे। हमारे यहाँ पे पहले 14.36, अभी 13.63। और नंबर ध्यान रखना, पहले वाले इलेक्शन के अंदर 52 थे सिर्फ, कुछ 3-4% थी जो 1952 का इलेक्शन हुआ था। ठीक है, एशियन गेम्स का एक चीज और ध्यान रखना, पहले भी ये सवाल आ चुका है एशियन गेम्स में, भारत में 2 बार हुआ है एशियन गेम्स। कौन कौन से साल में? 51 और एक बार 51 में, एक बार 82 के अंदर, 1982। 2 बार एशियन गेम्स इंडिया ने होस्ट किया है। सबसे पहला एशियन गेम भारत ने होस्ट किया था, सोचिए, 51 में। उसके बाद उसके बाद 82 में किया, उसके बाद एक कॉमनवेल्थ किया था जिसमें भी हालत खराब हो गई थी, हालत खराब हो गई थी उसमें भी। तो चलो, क्या ये लिखना नंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है ये, 74 वाला, और ये परसेंटेज वाला पार्लियामेंट्री वाला। और इसी को मार्जिनलाइज करने के लिए फिर हमने 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए हम, 33% रिजर्वेशन। तो हाँ, तो काफी सारे थे। नहीं, देखो, यूएन के अकॉर्डिंग हो चाहे ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंगली हो, सारी पॉलिसीज जो आती है वो पहले इंटरनेशनली आती है, फिर सारे कंट्री उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा उल्टा बहुत कम होता है कि पहले हमारे कंट्री में आएगी फिर इंटरनेशनली जाएगी या यूएन में जाएगी। तो जितने भी ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, जितने भी मुद्दे हैं वो सबसे पहले यूएन में बनते हैं, यूएन में डिस्कशन होते हैं। हमारे यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स हमने बहुत बाद में सीखे हैं, यूएन में तो 48 में आ गए थे, 1948। उसके हिसाब से फिर हम लोग काम करना चालू करते हैं, ताकि फिर जब वहाँ पे डिस्कशन होता है तो हम बोल सके कि हमने ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करी है हमारे देश में। 48, 48 हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन आया 1990 के टाइम, और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है वो आया था 1948 है, बहुत पहले। आज़ादी हुई थी उस टाइम पे। हो गया, लिख लिया ये वाला, है ना? आगे, ओल्ड पार्लियामेंट का नाम चेंज करके अभी उसका नाम संविधान सदन है, जो कि रख दिया गया है। ठीक है, और इसको म्यूजियम बना दिया वैसे, पुरानी वाली पार्लियामेंट को, है ना? कब बनी थी? 1900 किसमें? लुटियंस और बेकर, दो के द्वारा इसको डिजाइन करी गई थी पुरानी वाली पार्लियामेंट को। और नई वाली के अंदर बाल्टी लगाई है अभी अभी रिसेंटली। गजब है। ये रहा जापान का, 10% जापान की पॉपुलेशन अभी 80 साल से प्लस है। क्या? ये तो पुरानी वाली है, नई वाली तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है गुजरात की, लुटियन और बेकर। हाँ, टाटा के, एल एंड टी का पास भी काम है, टाटा के पास भी काम था, और एक गुजरात की एजेंसी और है, वो आर्किटेक्ट किया था उसने। ऐसे करते हैं। एल भी इंडिया की है। मल्टीपल काम मिले, एल को कुछ काम मिला है, फिर टाटा को काम मिला है मेजरली उसके अंदर। ठीक है, और फिर एक गुजरात की कंपनी उसको मिला है, तो वैसे कुछ 2-3 लोगों ने मिलकर सारे काम करा। हाँ, टाटा के पास है मेजरली पैसा उसमें। जापान में 10% से ज्यादा, 1921 जो बनी थी है, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसको। ठीक है, लुटियंस दिल्ली बोलते हैं ना, दिल्ली लुटियंस ने डिजाइन करी हुई है, इसलिए लुटियन दिल्ली कहते हैं उसको, जो मेन एरिया है ना दिल्ली का, उसको लुटियन दिल्ली कहते हैं। जापान में 80%, 80 की ज्यादा से एज वाले 10% की पॉपुलेशन आज के टाइम पे। ठीक है, ये वही वाला कारण है जो हम बात कर रहे थे, कि हमने बात कर ही लिया है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन की डेथ हो गई थी सितंबर के मंथ में,
स्वामीनाथन आपको मालूम ही है, रिसेंटली 2024 में कौन सा अवार्ड मिला था स्वामीनाथन को 2024 में? भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 के अंदर स्वामीनाथन को। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला हुआ था इनको। वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 1987 के टाइम पे ना। तो भारत रत्न तो हो गया 2000 पोस्टुमसली। हाँ ठीक है, पहले नहीं था, स्टार्टिंग में जब इसको बनाया था तब नहीं था, लेकिन उसके बाद में इसको रख दिया गया, पोस्टुमसली भी मिल जाए। बाकी सब तो पुराने ही है। नोबल अवार्ड नहीं मिलता पोस्टुमसली, नोबल अवार्ड नहीं मिलता पोस्टुमसली। ठीक है, भारत रत्न हो गया। वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, 1987 ये। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो स्वामीनाथन से संबंधित आ सकती है वो ये 2004 के अंदर ही कमीशन के हेड बने थे। 2004 के अंदर इनको स्वामीनाथन कमीशन, जो पूरी किसान आंदोलन किसके बिहाफ पे हुआ है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बिहाफ पे तो हो रहा है। तो स्वामीनाथन ने बोला था कि जो भी हमारा टोटल खर्चा है उसका 50% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए किसानों को, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन से 50%। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो एमएसपी बनती है वो आज ज़्यादा होती है। तो किसान वही बोल रहे हैं कि ये वाली रिपोर्ट लागू करो, क्योंकि स्वामीनाथन से बढ़कर तो कोई आदमी नहीं है हमारे देश में जिसने काम किया हो। अब इस आदमी ने जब बना दिया है तो उससे अच्छा तो कौन कर सकता है काम। तो इन्होंने की रिपोर्ट के हिसाब से किसानों को एमएसपी ज़्यादा मिलनी चाहिए। और दो दो डिमांड है, एक स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा दो और उसको कानून बना दो ताकि वापस नीचे नहीं जाए। समझ गए, ये किसानों का किसान आंदोलन है एक्चुअली। ठीक है, 2004 के अंदर इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के ऊपर चेयरपर्सन। ये लिख लेना 2004, 2004। उनकी बेटी है सौम्या स्वामीनाथन की बेटी, वो भी चीफ साइंटिस्ट है WHO में, चीफ साइंटिस्ट। ये अभी सितंबर में, लास्ट ईयर 2020 98 की उम्र में गए थे, सेंचुरी से 2 पहले। तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, ट्रेवनकोर, तमिलनाडु में जन्म हुआ था, तमिलनाडु में डेथ हुई है। कैम्ब्रिज में पढ़ाई करी थी। ठीक है, आगे हो गया है। 2004 में, 4 में नहीं हुई है, अभी हुई है लास्ट ईयर। कमीशन अपॉइंट हुआ था 2004 में। 2004 में तो स्वामीनाथन कमीशन को अपॉइंट किया गया था एज ए चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ठीक है, 2004 में ऊपर नहीं गए थे, पिछले साल गए हैं सितंबर में। 2004 में तो चेयरमैन के कमीशन के हेड बने। हाँ वो सामने आ गया उसके वो। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट, आपको मालूम होगा कि हर तरीके के कुत्ते हैं ना, वो सोसाइटी में अलाउ नहीं होते। कुछ ब्रीड्स होती है जो कि अलाउ नहीं करते, जिनको बैन होती है। तो यूके के अंदर अभी क्या है, एक कई सारे ऐसे, ये एक डॉग की ब्रीड है वुली एक्सेल, को बैन किया गया क्योंकि कई सारे लोगों के ऊपर ये काट खाया। और उसका वेट काफी बड़ा कुत्ता होता है, 40-50 किलो का। एक्सेल साइज। तो इसको अभी रिसेंटली बैन कर दिया गया यूके के अंदर। इंडिया में भी कई सारे ब्रीड बैन है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हट गया। हटा तो मेरे को भी याद नहीं है। तो कई डॉग्स की जो ब्रीड है वो काफी ज्यादा वायलेंट होती है, काफी वायलेंस। चलो आगे, शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया। कितनी टोटल हमारे यहाँ पे? 43। ये थी हमारी 41। क्या भूकंप आ रहा है, क्या हो गया? 41 साइट थी हमारी शांति निकेतन, है ना। कल्चर और एजुकेशनल साइट है, यहाँ पे विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर, उनके जो फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी शुरुआत सबसे पहले करी गई थी। ठीक है, 42 कौन सी थी?
42 थी होलसेल, तो कर्नाटका के अंदर कई सारे टेम्पल्स हैं होलसेल के, और 43 वाला जो था वो है पौडियम, असम। हाँ, एक कब्रिस्तान ही है। पहले अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी आसाम के अंदर, है ना। वो लोग अपने छोटे छोटे पिरामिड जैसे है ना वैसे बनाया करते थे लोगों को रखने के लिए। जैसे इजिप्ट के पिरामिड है ना, उसका छोटा पार्ट मान लो, तो उसको अभी 43rd हमने आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का पहला भी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है भी नहीं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का पहला भी है ना, तो ये ध्यान रखना पेपर में आने के चांस है इसके। 41 42 हॉस्टल जो कि कर्नाटका के वो है टेम्पल्स है, और 43 जो है आपका मोईधाम्स जो कि आसाम के अंदर है। ये कहाँ पर है? आसाम में। हाँ, मल्टीपल है, मल्टीपल टेम्पल्स है, छोटे छोटे कई सारे। इसके अलावा ये रहा वो अवार्ड आईजी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आईजी नोबल अवार्ड, इसलिए अजीबो गरीब है, बस इतना सा ध्यान रखना। इस बार नोबेल प्राइज के इंक्रीमेंट भी कर दिया गया है। जो जीत रहे हैं नोबेल प्राइज वो भी हम एक ही साथ करेंगे, एक ही बार में नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज वाला तो अपन ने एक लेक्चर किया भी था बहुत पहले, तो कर लेंगे वापस से एक बार, नाम वाम देख लेंगे जल्दी, ठीक है। हाँ, ठीक है। इंस्टाग्राम तो पहले क्या 10 मिलियन डेनिश क्रॉन मिलते थे करेंसी इसमें, ये बढ़ा के एक इसमें बढ़ा दिया है, तो टोटल 11 हो चुके हैं नोबेल प्राइज विनर की जो वो है, क्या नाम है, प्राइज मनी है। 11 मिलियन डेनिश क्रॉन, डेनिश डेनमार्क करेंसी क्रॉन, कर्नाटका। बैंगलोर तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स C295, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? स्पेन से। ये गलत होने के बहुत चांसेस है क्योंकि C295 ये हमने स्पेन, ग्रुप मास्टर सबसे बड़ा, वो तो यूएसए का है। ये वाला स्पेन से लिया हुआ है C295, लिख लिया? लिख लिया पीछे? कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म, कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म बनाया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, स्पेशली सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो दैट उनको ट्रेनिंग अवेलेबल करवाए सके, कैसे काम करना है, क्या करना है। तो ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल बना के तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए सरकारी कर्मचारियों को ये कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है जो कि बनाया गया था, ठीक है। अश्व निधि परियोजना, ये बहुत पुराना स्कीम है वैसे तो खैर, लेकिन अभी काफी हाईलाइट के अंदर आई थी। अश्व निधि, अश्व निधि के अंदर क्या है कि जो भी महिलाएं जिनका जो ऐसे केसेस से पीड़ित है, सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित है, तो उनको हेल्प है जो कि इसके अंदर दी जाती है, डिपेंड्स ऑन कि कितनी किस लेवल के ऊपर क्या प्रॉब्लम हुई है। किसी का एसिड अटैक हो गया, किसी का कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, इस तरह के केसेस के लिए योजना अश्व निधि परियोजना अनाउंस करी, ठीक है। तो 1400 जो सेक्स क्राइम या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस की शिकार है, उनको इस योजना के तहत मदद 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल दी गई थी, टोटल दी गई थी, इंडिविजुअली नहीं, ठीक है। वही 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम है, 2 लाख रुपए तक। यार उन्हें वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया, ये कहाँ पे? लद्दाख, लद्दाख वर्ल्ड हाईएस्ट, हाँ, लास्ट ईयर लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन में लद्दाख, कंचनजुंगा, ऐसे नाम आएंगे आपके पास, अरुणाचल प्रदेश, तो लद्दाख आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना कहाँ की है? एमपी की है। कुछ नहीं, पहले अंत्योदय योजना थी, उसी का नाम बदल के लाडली बहन है जो कि कर दिया गया, ठीक है। उन लोगों के लिए जिनकी इनकम जो है 12,000 रुपये से मंथली कम है, और टैक्स पे नहीं होनी चाहिए परिवार में कोई भी। दो क्राइटेरिया थे, मंथली 12,000 रुपये से कम तनख्वाह, और परिवार में कोई टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। तो ये लाडली बहन योजना के तहत आवासीय घर है जो कि दे रहे थे, तो पहले ये अंत्योदय आवासीय योजना था इसका नाम,
फिर इसको लाडली बहन कर दिया गया। ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग के लिए, सरकारी कर्मचारी जो है ना उनकी ट्रेनिंग के लिए। स्टा क्या बनाया था, टीचर्स। और दीक्षा प्लेटफॉर्म भी है एक एनसीईआरटी का, दीक्षा के ऊपर सारा कंटेंट है, मटेरियल है पढ़ाई करने के लिए। हो गया। पहली पारी में कौन उतर रहा है, ओपनिंग पे कौन है? क्यों, कौन कौन है ओपनर, कौन कौन है? आप ओपनर हो? किसका है क्या? 7 को 8 को किसका है? पहले दिन कौन सा, 7 ही है ना? 9 को किसका है? किसी का नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? 26 को है। कैलेंडर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये अपने G20 के टाइम पे लॉन्च किया गया था। देखो क्या है कि बायोफ्यूल जो है ना, ऑर्गेनिक मैटर से कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो पूरी दुनिया में इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो यूएसए का है और ब्राजील का है। 80% दुनिया में बायोफ्यूल से एक्सपोर्ट एनर्जी यही कर रहे हैं। तो इस बार हमने भी सोचा कि भाई हम भी हमारे जो जैसे ये होते हैं चावल होते हैं, उसका जो कचरा होता है, स्टबल होता है, ठीक है, उसके थ्रू हो गया, और भी शुगर केन में से निकलती है कई सारी चीज़ें, इस तरीके से हम भी इनसे एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करें। तो G20 के टाइम पे हमने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है जो कि हमने लॉन्च किया था। इसमें 19 कंट्रीज है, तो कंट्रीज इसकी मेंबर बन चुकी है, प्लस 12 एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इस कंट्री 12 ऑर्गेनाइजेशन जो कि बायोफ्यूल अलायंस की मेंबर बन चुकी है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। धीरे धीरे एनर्जी के सोर्स बदलते जा रहे हैं हम, क्योंकि क्रूड ऑयल तो लिमिटेड होता जा रहा है ना, खत्म होता जा रहा है और महंगा भी होता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अब क्या है कि धीरे धीरे हम लोग एलगी होती है ना, एलगी, उसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के ऊपर काम कर रहे हैं, इथेनॉल के ऊपर बना रहे हैं। उनको भी हम लोग बायोलॉजी में मतलब लैब में बना के फिर उनसे एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, सब चल रहा है। नॉन वेजिटेरियन कौन है? तो हाँ कोई बात नहीं, पूरा हाथ खड़ा करो, इसमें क्या। एक लैब लैब वीट लैब में मीट आ गए, मालूम है? तो लैब ग्रोन मीट है, तो कोई एनिमल को कटिंग नहीं करी है, ये एनिमल की बॉडी में से एक सेल लिया है और लैब के अंदर उसको पूरा मीट बनाया है उसका। ठीक है, तो ये देखने में नॉनवेज है, टेस्ट नॉनवेज का है, लेकिन है वेजिटेरियन। मिलेगा ना, सब कुछ है, नॉनवेज पूरा वो है। ये तो बात है। यही तो इसीलिए तो वेज वालों को कंफ्यूज करने के लिए तो बनाया है। तो अभी इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है, बाकी पहले बाकी देशों में चलेगा। हाँ, मीट, मसल मीट। भाई हम एनिमल को मारते क्यों, मीट के लिए तो मारते हैं, तो सेल ग्रो करते हैं ना, उसको लैब में करा दिया। हाँ तभी तो भेजे, ऑर्डर कर देना इनके लिए। ठीक है, G20 के अंदर इस बार अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुकी है, तो इंडिया ने करा है साथ में। अब ये G21 हो चुकी है कुल मिला के, G20 है नहीं बचा है। भाई 19 तो कंट्री पहले थे ही, एक यूरोपियन यूनियन थी और एक इसमें अफ्रीकन यूनियन आ गई, तो ये G20 अभी एक तरीके से G21 है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के अंदर कितने 55 कंट्रीज है। अफ्रीकन यूनियन जो अडिस अबाबा करके है,
इस अबाबा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अबाबा, ये एडिस अबाबा है इथोपिया में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा। हाँ, एडिस अबाबा। ठीक है। अफ्रीकन यूनियन G20 1999 के अंदर फॉर्मेशन हुआ, और हमारे द्वारा इस बार करवाया गया था। ठीक है, कौन अगली बार कौन करवाएगा? 20 2023 का तो हमने करवाया, और 24 का ब्राज़ील में होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा। क्या बस सही रखना है ना? G20। ठीक है, G20। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, उसके बाद साउथ अफ्रीका। वैसे आईएनएस, आईएनएस के होते ना, जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है, जैसे कल हमने पढ़ी थी ना, प्रोजेक्ट 17 है। कल हमने महेंद्रगिरी, कल किया था महेंद्रगिरी, किया था ना कल एक प्रोजेक्ट 17 है, जो भी कल की क्लास में बता रहा हूँ। है, देखो वो जो हमारे आईएनएस जो जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस में जाते हैं, लेटेस्ट हमने लॉन्च करी है उनके बारे में पूछते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन करी है एक और, अरिहंत के बाद, हरिघाट, हरिघात करी है, तो सेकंड है वो, तो न्यूक्लियर पावर्ड है, बड़ी बात है, इसलिए वो पेपर में आ सकता है। तो जो लेटेस्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो सब। ठीक है। इसके अलावा G20 के अंदर ही हमने एक और कॉरिडोर के बारे में भी बात करी थी, इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप से होता हुआ जा रहा था। अब इंडिया तो हो ही गया, मिडिल ईस्ट के अंदर यहाँ पे दो कंट्रीज है, ध्यान रखना, सऊदी और यूएई। आपसे ऑप्शन में कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है। और उसके बाद में यूरोप, यूरोप के अंदर, हाँ, इसराइल नहीं है इसमें, वो हमारा दूसरा कॉरिडोर है, वो I2U2 है। इसके अंदर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर सऊदी, यूएई है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन, सारे कंट्रीज है। बाद में यूएसए ने भी इसको ज्वाइन करने के लिए। तो मिडिल ईस्ट और इकोनॉमिक्स, देखो मिडिल ईस्ट और इसके अंदर तो मिडिल ईस्ट के कंट्री है और यूरोप के कंट्री है, वेस्ट एशिया कुछ भी नहीं है। इसराइल इज इन वेस्ट एशिया एक्चुअली। ठीक है, इसको मिडिल ईस्ट नहीं कहते। वो तो नॉर्थ, जो रशिया के साथ में हमारा कॉरिडोर है वो है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ वाला पूरा, ईरान से होता हुआ जाता है, अफगानिस्तान ईरान से होता हुआ, एक वही वाला है जो हमारा रशिया के साथ में है। इसके अलावा रशिया के साथ में हमारा और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये कंट्री का नाम ध्यान रख लेना, ये पेपर में पूछेंगे। नासा का है मॉक्सी, ये मॉक्सी, उन्होंने एक प्रोब लॉन्च किया था, तो जिसने मार्स के ऊपर ऑक्सीजन है जो कि जनरेट किया। मार्स को तो ये छोड़ेंगे नहीं, मार्स को तो ये घर बना के मानेंगे। ये इधर बचाने में नहीं, नई बनाने में लगा देंगे। बोला अर्थ तो हो गई खराब, अब निकल लो यहाँ से, फ्लाइट पकड़ो, मार्स पे निकलो। आने वाले 2050 तक एक कॉलोनी होगी मार्स के ऊपर। कितने साल बचे? 25 साल। नहीं ऐसे करेंगे। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। प्लॉट काट के रेडी रखो आप लोगों के लिए। ठीक है, विभव, ये हमारा टैंक है, एंटी टैंक माइंस है, जो कि हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है, इंडिजीनियसली हमने मैन्युफैक्चर करी है। विभव, पूछेंगे विभव क्या है, तो ये एक एंटी टैंक माइंस है, माइंस है। तो देखा होगा ना, भैरव सिंह बॉर्डर में माइन लेके जाता है, एंटी टैंक माइन, माइन के नीचे। सच में आ रही है क्या? सच में?
हो सकता है कि दूसरे युद्ध पे बना दें, वो वाला नहीं होगा युद्ध। क्या बात कर रहे हो, इसमें बताया। अच्छा, ओरिजिनल की बात कर रहे हो क्या? ओरिजिनल में अच्छा, वो तो मूवी में तो खैर मसाला लगाना ही पड़ता है, सेंटीमेंट कैसे आएंगे भाई, दो तीन को तो मारना ही पड़ेगा ना, वरना कैसे काम चलेगा। ऐसे तो कोई मथुरा दास थोड़ा ना होगा उस पिक्चर में, रियल में कोई। लगाना पड़ता है मूवी में। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को ने नेक्स्ट 42 वाला, जो अपना 42 था वो कर्नाटका के होयसेल थे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नटराज स्टैचू भी बनाया गया, कहाँ पे? भारत मंडपम के अंदर। कहाँ पे? भारत मंडपम, दिल्ली। सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा का जो ये शुरुआत हुई थी कहाँ से? 8th सेंचुरी से हुई थी ये, चोल डायनेस्टी के टाइम पे उन्होंने ये सबसे पहले नटराज को बनाना चालू किया था। मिनटमैन, मिनटमैन 3, ये भी अलग नाम होते हैं। हमारे होते हैं त्रिशूल, धनुष, इंद्रधनुष। मिनटमैन, मिनटमैन 3 ये किसकी? यूएसए की है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिनटमैन। पूरा सबका टाइम खराब करेगी, और नाम है मिनटमैन, मिनटमैन। ठीक है, इसका मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जिसकी जाने की कैपेसिटी हो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये ऊपर का नटराज वाला दिल्ली, ये वाला यूएसए, मिनटमैन यूएसए, मिनटमैन यूएसए। 8th सेंचुरी के अंदर चोल डायनेस्टी के टाइम पे नटराज की शुरुआत करी गई थी। वर्ल्ड का स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड का है वो। यहाँ पे नटराज की सबसे बड़ी है, नटराज स्टैचू। नटराज वाली सिर्फ जो शिव जी का डांस करते हुए जो फोटो होती है ना, वो उसमें सबसे ऊंची है, वैसे नहीं है। नटराज वाली जो है वो सबसे बड़ी है, टॉलेस्ट है। वैसे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बहुत ऊंचा ऊंचा है। वो पहले से उन्होंने इतना गैप लेके बनाया ना कि कोई टच ही नहीं कर पाएगा। इतना ऊंचा बनाया पहले से। ठीक है, BS6 हाइब्रिड व्हीकल जो कि टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया। BS6 स्टेज 2 फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड। हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है कि जब धीरे चल रही होती है तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती है, और जैसे आप थोड़ी सी स्पीड देते हो वो पेट्रोल पे आ जाती है, तो इससे आपका एवरेज जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं, आज के टाइम पे मेजरली गाड़ियाँ आती है हाइब्रिड में आती है। ठीक है, उसका भी एक एडवांस वर्जन है फ्लेक्स फ्यूल वाला, तो ये टोयोटा के द्वारा लॉन्च कर। CNG में डिक्की जल जाती है और पावर भी कम हो जाती है। CNG बाइक लॉन्च हो गई भाई, तो उसका क्या टंकी वंकी है साइड में, क्या है क्या? सीधे 50 फीट ऊपर जाएगा सीधे। ओ अच्छा, बढ़िया है। कौन किसने लॉन्च करी है? होंडा ने। सही है। ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ मालूम ही है। ग्लोबल साउथ में क्या है कि दुनिया के जो डेवलपिंग और जो मिडिल वाले जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे दुनिया को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले सारे रिच और डेवलप कंट्रीज हैं, और सदर्न वाले जो है, वैसे हम तो खैर नॉर्दर्न में आते हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर आप लेकिन हम जो अगर आप देखोगे ना, जैसे अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, जो नीचे वाले कंट्रीज है, एशिया है, ये सारे के सारे डेवलप है। इसमें ये मैप आगे में जाके ऐसे हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम इसी में कन्वर्ट मानते हैं ऊपर वालों में, क्योंकि वो डेवलप है। ठीक है। हाँ यार, न्यूजीलैंड पॉपुलेशन इतनी 50-50 दो, एक करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, इस तरीके से है। हो गया। इसको बोलते हैं ब्रंट लाइन।
ब्रेंड ब्रेंड BRANDH। ये एक आदमी, एक वेस्ट जर्मनी का पर्सन था, उसने ये डिवीजन किया था कि भाई जो अमीर कंट्रीज है इसको बोलते हैं नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ, ऊपर वालों को जो रिच कंट्रीज है, और नीचे वालों को कहते हैं जो पुअर या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ इनको कहा जाता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है। वही है जो कि आपको मालूम है, सारे एशिया के, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के। ठीक है, नहीं नहीं, इंडिया भी एशिया में आ गया ना, नीचे वालों में आ गया ना, हम भी इसमें ही है ग्लोबल साउथ। तभी तो हमें इनकी काफ़ी वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ही बनाया है ये अभी एक पूरा कोलिशन ग्रुप ग्लोबल साउथ के, ताकि साथ में मिलकर इनके साथ में काम कर सकें। नेक्स्ट, WHO का पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर अभी एक समिट है जो कि गुजरात के गांधीनगर के अंदर इसको करवाया गया था। तो बोलते हैं गुजरात डिक्लेरेशन। गुजरात डिक्लेरेशन भी करी गई ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारे पुराने तरीके हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का 2023 में जाके मिला वहीदा रहमान को। ठीक है, और सबसे पहले देविका रानी को मिला था 1969 के अंदर, देविका रानी। और इससे पहले मिला था 2020 का आशा पारिक को। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि माना जाता है दादा साहब फाल्के। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र पहली पिक्चर 1913 आई थिंक, 13 के आसपास ही बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा डूरंड कप, ये भी बहुत खतरनाक है। ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि एशिया का माना जाता है। एशिया का सबसे पुराना है और वर्ल्ड का भी टॉप 3 में है सबसे। ये 1888 के अंदर स्टार्ट हुआ था, देखिए 1888 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अभी 2023 का तो ये जीता गया मोहन बागान के द्वारा। तो आप इसको याद मत रखो, ये रखो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पूरा क्या नाम है उस टीम का? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस टूर्नामेंट को जीता है 2024 का। 23 वाला मत लिखो आप, 24 वाला लिखो। अभी कोई, हाँ रिसेंटली है। सबसे ज्यादा मोहन बागान ने जीता है वैसे, मैक्सिमम टाइम मोहन। देविका रानी, देविका रानी, देविका रानी 1969। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे होता ही है। और वर्ल्ड टीचर्स डे वर्ल्ड टीचर्स डे कब आता है? नहीं, 5 सितंबर तो हमारा नेशनल राधा कृष्णन जी का बर्थडे है, जो सेकंड हमारे प्रेसिडेंट थे 62 से 67 के बीच में। हाँ, ये आता है 5 अक्टूबर। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, इस तरीके से है। हाँ, ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे हो गया। गोरिल्ला ग्लास की फैक्ट्री तेलंगाना में लगाई गई सबसे पहले। गोरिल्ला ग्लास यूज करते होंगे मोबाइल फोन पे। तो ये इसकी फैक्ट्री है जो कि तेलंगाना में लगी, काफी बड़ी फैक्ट्री है, काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री स्विट्जरलैंड, और इसके अंदर हमारी रैंकिंग है, इसमें तो इतनी नहीं है, 40 के आसपास है, 40 है। पर स्विट्जरलैंड, नहीं नहीं, 40 40 है। और ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एजेंसी नहीं है जिसके द्वारा वो है, कोई यूएस की एजेंसी उसने निकालता है। तो आपको इंडिया की रैंकिंग नहीं पूछेंगे इसमें, इसमें स्विट्जरलैंड की पूछेंगे, नंबर 1 कंट्री स्विट्जरलैंड।
दिया था क्या? मैंने नंबर। क्वालिटी। हाँ, प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है ना अभी वहाँ पे। वहाँ पे तरीका अलग है वहाँ पे। औसार नहीं, औसार लेवल्स होते हैं वहाँ पे। एक बार में वोट नहीं होता, पॉपुलर वोट अलग होता है, प्रेस्टीज का वोट अलग होता है। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो चुनते हैं तो प्रेसिडेंट बनता है। मेरे फ्लैग कोड है ना 2003। मेरे फ्लैग कोड में सारा कोड दे रखा है कि फ्लैग से संबंधित कौन कौन से हमारे पैरामीटर होने चाहिए। तो हम भी बोलते हैं लेंथ विड्थ कितना रेशियो, 3:2 होना चाहिए, और किस मटेरियल से बना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये, हाँ मिली का क्या? टॉप 10 ब्रांड्स ऑफ द कंट्री। टॉप 10 मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स, इसमें टीसीएस नंबर 1 पर। यहाँ पे टीसीएस ध्यान रखो। हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। ये रेटिंग निकाली थी किसने करके, कैंटर ब्रांड्स करके कंपनी है उसके द्वारा। मोस्ट वैल्यूबल इंडियन फर्म्स 75 कंपनी। इसमें सिर्फ आपको टीसीएस नंबर 1 पे लिखना है, पूरा मत लिखना। ठीक है, आपको सिर्फ ऊपर का लिखना है। ठीक है, ऊपर का लिखना है सिर्फ टीसीएस। एक में चालू कर दो। टीसीएस, ठीक है, मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड 2023, 2023। क्या? टीसीएस 2023 मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड। फर्स्ट इसको मिला वर्ल्ड बेस्ट। टाइम जो है, टाइम मैगजीन है, उसने एक रेटिंग निकाली थी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज ऑफ 2023 के अंदर इन्फोसिस को इसमें इंक्लूड किया गया। भारत की एक ही कंपनी थी टॉप 100 में, यही थी इन्फोसिस। एशिया कप हुआ क्रिकेट का। क्रिकेट का एशिया कप हुआ था, इंडिया ने श्रीलंका को, हाँ, 10 विकेट से हराया था। श्रीलंका के अंदर ही हुआ था ये शायद, टूर्नामेंट भी कोलंबो में हुआ था आई थिंक। साल का एशिया कप अभी कहाँ हुआ, 2 साल में होता है एशिया कप। वैसे तो बड़ी कंपनी है खैर रिलायंस, लेकिन ये क्या प्रैक्टिसेस के हिसाब से, लोगों के एम्प्लॉय के हिसाब से बहुत सारे क्राइटेरिया। तो ठीक है, अभी रिसेंटली जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की भी घोषणा करी गई है, और इसके अंदर 4 कैटेगरी है जो कि बनाई गई है विज्ञान पुरस्कार के अंदर। तो पहले तो विज्ञान रत्न, जो कि सबसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा जो साइंस में काम करेगा। उसके बाद में विज्ञान श्री, विज्ञान युवा वाला वही है, जो सीएसआर में मिलता है ना, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, 40 साल से जो कम उम्र को मिलता है। तो 40, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड। तो पहले साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड वही था, अभी भी यूथ के लिए वही है, लेकिन उसके ऊपर 2 अवार्ड और आ गए, विज्ञान श्री और विज्ञान रत्न, जैसे कि हमारे भारत रत्न और पद्म श्री है इसी तरीके से। ठीक है? और एक टीम के लिए है, ज्ञान टीम। कोई भी 3 लोगों की साइंटिस्ट की टीम काम कर रही है अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञान युवा बिलो 40 ईयर, 40 साल से कम उन लोगों को मिलेगा। वो बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये भी लिख लेना। विज्ञान युवा को कहते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। बहुत सारे लोगों को 13 कैटेगरीज में अवार्ड मिल रहा है, 13 कैटेगरीज। पीसीएमबी, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 13 कैटेगरीज है।
ठीक है, बस हो गया। थोड़ा सा बचा है सितंबर का, दो चार न्यूज़ और है, वो कल कवर कर। मैंने वो देखा नहीं, मैंने इसमें लिखा भी नहीं, अभी नहीं। तो मैं पहुंचा हूँ कितना, मेरे ख्याल से 2 4 4 5 दिन का रह गया होगा। 20 25 दिन का तो हो गया, 5 1 दिन का रह गया होगा, सिर्फ सितंबर। ठीक है, 2 4 5 न्यूज़ है सितंबर की। इससे पहले की अंबानी ने अगस्त की करी है, बस। अगस्त से लेकर 2023 से अगस्त 2024। तो अगस्त 2023 का कल किया, आज सितंबर किया 2023। हाँ।